देखिए, पिछली क्लास में हमने आपको जो है बताया था कि जब तक भारत में अंग्रेजी शासन रहा, हम लोग बराबर मांग करते रहे कि हमको जो है नागरिक अधिकार चाहिए, हमको जो है फंडामेंटल राइट्स चाहिए। अलग अलग समय पर कई बार मांग की गई थी। 1895 में की गई थी तिलक के द्वारा, फिर 1917 से 19 के बीच कांग्रेस के द्वारा ये मांग की गई थी। हालांकि कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं पारित किया गया था, मगर ऐसी मांग की गई थी। बाद में जो है एनी बेसेंट ने मांग कर दी थी 1925 में। और फिर जो है साइमन कमीशन के विरोध में जब अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों को चुनौती दी गई, कम से कम आप लोग किसी एक संविधान में सहमत होकर तो दिखाइए। आप हमसे कहते हो कि साइमन कमीशन में सब अंग्रेज हैं, कोई भारतीय को शामिल नहीं किया गया, तो आप लोग क्या इस लायक हो? आप लोगों में इतने मतभेद हैं, कम से कम किसी एक संविधान में आप लोग कभी सहमत हो नहीं सकते। चैलेंज किया गया। तो भारत में जितने भी पार्टियां थी, हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, कम्युनिस्ट पार्टी, किसान सभा, कांग्रेस, सब एक मंच के नीचे आए, बोले हम आपको एक संविधान बना के दिखाएंगे। और जो अंग्रेजों की चुनौती थी कि आप लोग कभी किसी एक संविधान में सहमत हो ही नहीं सकते, बात सही साबित हुई। जब नेहरू के अंडर में एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई जिसने भारत के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया, ये बात है 1928 की। उसके बाद उस प्रारूप को जब सभी पार्टी सम्मेलन में रखा गया, शायद ये सम्मेलन कलकत्ता में हुआ था, कि देखो हम लोगों का ये संविधान है, एक बार उसमें देख लो, सहमत हो तो उसको हम अंग्रेजी के सामने प्रस्तुत करें। तो उसमें तू मैं शुरू हो गई। हिंदू महासभा कुछ कह रही थी, मुस्लिम लीग कुछ कह रही थी। हिंदू महासभा कह रही थी मुस्लिम लीग का तुष्टिकरण किया जा रहा है, ये सब मांगे नहीं मानी जा सकती। कुल मिला के जो है वो नेहरू रिपोर्ट असफल सिद्ध हुई। अंग्रेजों ने यह तो चैलेंज किया था कि आप हमसे कहते हो कि साइमन कमीशन में हमें भी शामिल करो, आप लोग क्या इस लायक हो कि आप लोग किसी एक मुद्दे पर सहमत हो सको? इसलिए हमको चुपचाप काम करने दो, आप लोग चुपचाप बैठो। अगर कर सकते हो तो हमको आप लोग सर्वसम्मति से आपस में बातचीत करके एक संविधान बना के दो। हमको नहीं दे पाए। हमको दे भले ना पाए हो, मगर 1928 की जो नेहरू रिपोर्ट थी, जिसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे, उसमें तमाम बातों के साथ एक बात कही गई थी, भारतीयों को मूल अधिकार। वो जो अपना संविधान रख रहे थे भारत के लिए, उसमें उन्होंने मूल अधिकार की बातें कही थी। हालांकि वो नेहरू रिपोर्ट खारिज हो गई थी। उसके बाद जो है 1931 का कांग्रेस कराची अधिवेशन हुआ, जिसके अध्यक्ष थे पटेल। उस समय फिर से जो है अब की बार औपचारिक रूप से उस सम्मेलन में उसके अध्यक्ष थे सरदार पटेल। उस सम्मेलन में नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, ये युवाओं नेताओं के प्रयास से फिर से नागरिकों को आर्थिक अधिकार देने की बात कही गई थी। उसका प्रस्ताव पारित भी किया गया था। पहली बार था कांग्रेस के मंच से प्रस्ताव पारित करके अंग्रेजों से डिमांड की गई थी कि हम भारतीयों को अधिकार चाहिए, नागरिक अधिकार चाहिए, मूल अधिकार चाहिए। अभी तक कांग्रेस के मंच से प्रस्ताव पारित करके बात नहीं कही गई थी। 1931 के कांग्रेस कराची अधिवेशन में, जिसके अध्यक्ष पटेल थे, खुद एग्जाम में पूछा जाता है कांग्रेस कराची अधिवेशन 1931 का अध्यक्षता किसने की? पटेल ने की थी। इस समय तक जो है भगत सिंह को फांसी हो चुकी थी। इसी अधिवेशन में गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए थे, क्योंकि उन पर यह आरोप था कि आपने सरकार से भगत सिंह की फांसी को टलवा नहीं पाए। नहीं 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 नहीं, तो भगत सिंह की फांसी को टाला जा सकता नहीं नहीं, गलत तथ्य है, गलत बात है। गांधी जी को इस बात का समर्थक थोड़ी थे कि भगत सिंह को फांसी लटकाया जाए। उन्होंने मांग करी थी, उन्होंने उसमें भारत में जो है सबने अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। नहीं, सबने नहीं, अंग्रेज सरकार दृढ़ थी कि हमको फांसी देनी है। अंग्रेज दृढ़ थी इसमें, अंग्रेज झुकने के लिए तैयार बिल्कुल नहीं थे। उसमें भारत में सबने अपना अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, और सरकार गांधी जी से आंदोलन को रोकना चाहती थी। सरकार गांधी से बातचीत कर रही थी कि आओ लोग बातचीत के मेज पर बैठे, इस आंदोलन को रोका जाए। और ब्रिटेन में जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होनी है भारत के संविधान के लिए, ब्रिटेन में गोल्ड मेज सम्मेलन होना है, वहां कांग्रेस आप पार्टिसिपेट कीजिए, हमारे साथ बातचीत करिए, लेकिन उसके पहले ये आंदोलन रोकिए। भारत में संविधान की एक नई किस्त आने वाली थी। इस किस्त के लिए साइमन कमीशन आया था। अब साइमन कमीशन जो अपनी संस्तुति करेगा, उस पर जो है ब्रिटेन में जो है गोल्ड में सम्मेलन होना था। उस सम्मेलन में
कांग्रेस पार्टिसिपेट नहीं कर रही थी। पहला गोल बेस सम्मेलन हुआ, कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया। अब भारत के संविधान बनाने के लिए या भारत में राजनीतिक सुधार के लिए अंग्रेज सरकार कोई प्रयास कर रही है और कांग्रेस उसमें शामिल नहीं हो रही है, ये तो बात वैसे ही होगी कि रामलीला हो रही है मगर वहां रामचंद्र जी अनुपस्थित हैं, पूरी रामलीला बेकार। तो पहला गोल बेस सम्मेलन हुआ था, कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, अन्य दल के लोग गए थे, भारत कई दल थे, अन्य दल के लोग वहां गए थे, मगर गांधी जी या हम कहें कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया, तो गोल सम्मेलन का कोई मायने नहीं रहा। भारत में संविधान अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, उसमें क्या गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन गांधी जी से कह रहे थे कि आइए हम लोग बातचीत करें, इस आंदोलन को रोकिए आप, और कांग्रेस को वहां पार्टिसिपेट करने दीजिए गोल बेस सम्मेलन में। तो जब गांधी और इरविन के बीच पैक्ट हुआ था तो उसमें गांधी जी ने भगत सिंह की फांसी को रोकने की बात भी कही थी, मगर इरविन ने साफ मना कर दिया था कि ये चीज नहीं मानी जाएगी, फांसी तो हम देकर रहेंगे। हाँ, हम ज्यादा से ज्यादा आपके साथ ये रियायत कर सकते हैं कि अभी कांग्रेस का अधिवेशन होने जा रहा है, हम तब तक फांसी टाल सकते हैं ताकि आप पर ज्यादा दबाव ना पड़ पाए। सम्मेलन हो जाना चाहिए कांग्रेस का, हम उसके बाद टांगेंगे। गांधी जी ने कहा अगर आपने तय कर लिया कि हम फांसी देनी है तो सम्मेलन के पहले दीजिए, हम अपने विरोध का फेस करेंगे। ये नहीं कि अभी हम टाले दे रहे, सम्मेलन हो जाने दीजिए, सम्मेलन शांतिपूर्ण निपट जाएगा, कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन होता है तब हम टांग देंगे। बोले अगर आपने तय कर लिया कि टांगना है तो फिर सम्मेलन के पहले टांगिए, मैं अपने विरोध को देखना चाहता हूं उस कांग्रेस के अधिवेशन में। आप लोग तो इस तरह समझते हैं गांधी जी जो कुछ कहें सब कुछ हो जाए, कैसे हो गया? गांधी जी क्या उसमें हमारे राष्ट्रपिता थे? क्या गांधी जी उसमें हमारे प्रधानमंत्री थे? क्या गांधी जी उसमें हमारे राष्ट्रपति थे? कुछ नहीं थे, सिर्फ जनता के नेता थे, जनता तक पीछे खड़े थी। गांधी जी कुछ भी कह देंगे कांग्रेस सरकार मान लेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अक्सर गांधी जी को लेकर लोगों के अंदर एक मिसकंसेप्शन है, बहुत सारी गलत फहमियां हैं, जानकारी कुछ नहीं है, हम अनाड़ी हैं, लेकिन बातें ताल ठोक के दावे के साथ गांधी जी के बारे में क्या क्या किए जाते हैं, क्योंकि कहना आसान है और ये फैशन भी है। बुद्धिजीवी होने का एक साधारण सा तरीका है कि आप विरोध कीजिए, धारा से उल्टा बहिए। अगर मोदी कोई अच्छा काम कर रहे हैं आप सरकार की आलोचना कीजिए, अच्छा आप बुद्धिजीवी हैं, क्योंकि आप आलोचना करने की ताकत रखते हैं। गांधी जी का विरोध कीजिए, गांधी जी को गाली बचिए बकिए, एक फैशन है। जिस व्यक्ति के बारे में हमें एबीसीडी नहीं पता, जिस व्यक्ति के जीवन दर्शन के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, उस व्यक्ति के बारे में नादानी पूर्वक बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। उनमें से एक बात अभी है कि गांधी जी जो चाहते थे उसको फांसी हो या नहीं चाहते थे, तो गांधी जी का रत्ती भर कोशिश नहीं करी कि उसको फांसी हो। गांधी जी ने बहुत सारा प्रयास किया, खूब बातचीत करी अंग्रेज सरकार से, मगर अंग्रेज सरकार वेल डिटरमाइंड थी, फांसी तो होके रहेगी, ये नहीं टलेगी। कुछ और कर बात हो तो उस पर हम बातचीत कर सकते हैं, ठीक। गांधी जी के पास कोई वीटो थोड़ी था कि गांधी जी जो कहेंगे वो चीज होगी, उनके पास वीटो नहीं था। इस बात को आप हमेशा महसूस कीजिए। आज गांधी जी का इतना बड़ा कद है तो आज हम सोचते हैं गांधी जी जो कुछ चाहते हो जाता, अरे कैसे हो जाता? गांधी जी के हाथ में बहुत कुछ नहीं था, और ये सरकार का फैसला था, सरकार डिटरमाइंड थी, फांसी हुई। फांसी हुई तो उसके बाद कांग्रेस के कराची अधिवेशन में, जहां पर मूल अधिकार का कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित किया था, वहां गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए। ये गांधी जी की जो है, ये गांधी जी का चरित्र है कि हम सब कुछ अपनी आंखों सामने देखना चाहते हैं। ये नहीं कि पहले काम हो जाए अब तुम निपटा दो, नहीं नहीं, अगर निपटाने का विरोध होना है तो मेरे सामने अधिवेशन होने दो, उसके पहले आप अपना काम कीजिए, हम अपना विरोध देखेंगे। हमसे जो शिकायत है वहां होनी चाहिए, सामने आनी चाहिए, हमारे विरुद्ध वहां विरोध होना चाहिए, हमारे प्रस्ताव पारित होना चाहिए। ये नहीं कि अभी सब कुछ अच्छा हो जाए अब तुम अपना काम कर दो। ये आजकल की सरकारें करती हैं। अच्छा चुनाव होने वाले हैं, अभी हम रेट महंगाई नहीं बढ़ाएंगे, अभी हम पेट्रोल का रेट नहीं बढ़ाएंगे, चुनाव हो जाए अब पेट्रोल का रेट बढ़ाओ, क्योंकि आज की सरकार के पास ये नैतिक ताकत नहीं है जनता के विरोध को देखने के लिए। गांधी जी के पास ये नैतिक बल था, ठीक। तो उस वहां पर भी जो है ये बात कही गई कि जो आर्थिक प्रस्ताव पारित किया जाए। उसके बाद जो गोल बेस सम्मेलन हुआ, क्योंकि गांधी और इरविन में पैक्ट हो चुका था कि संविधान अवज्ञा आंदोलन रोका जाएगा और कांग्रेस पार्टिसिपेट करेगी। जो अब दूसरा गोल बेस सम्मेलन हो रहा है, गोल बेस सम्मेलन हो क्यों रहा है? भारत में संवैधानिक की एक नई किस्त आने वाली है। जब भारत में अंग्रेजी शासन था तो भारत का शासन कैसे किया जाएगा, इसके लिए संविधान की किस्तें आती थी। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इस प्रकार की संवैधानिक किस्तें आती थी। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत शासन अधिनियम की एक किस्त आने वाली थी। ये किस्त में क्या रखा जाएगा, इसके लिए वहां गोल बेस सम्मेलन हो रहा है, इसके लिए यहां साइमन कमीशन आया है।
तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो है कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया था। गांधी जी ने वहां पर भी मूल अधिकार की बातें भारतीयों के लिए उठाई थी, भारतीयों के लिए स्वराज की बात रखी थी। ब्रिटिश सरकार ने नहीं माना, गांधी जी ने उस सम्मेलन को छोड़ दिया और वहां से खाली हाथ आए थे। जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ जिसमें कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया था, गांधी जी को हाथ कुछ नहीं लगा। मैं फिर इस बात पर जोर देना चाहता हूं, फिर गांधी जी जो कहेंगे मान लिया जाएगा। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने सिर्फ अपना एक प्रतिनिधि भेजा था, वो थे मोहनदास करमचंद गांधी। कांग्रेस की तरफ से सिर्फ एक अधिकृत, एक ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव वहां पहुंचा था, वो थे मोहनदास करमचंद गांधी। उन्होंने भारत की जनता की तरफ से भारत के लिए जो चीजें आवश्यक थी उसकी मांग करी। अंग्रेजों ने उन मांगों को मानने से साफ इंकार कर दिया। गांधी जी सम्मेलन से खाली हाथ आए, उन्होंने कोई समझौता नहीं किया वहां पर। तो उन्होंने कहा हम देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकते, हमको जो मांगे चाहिए वो पूरी होनी चाहिए, अगर नहीं होती है तो हम यहां से छोड़ के जा रहे हैं। उसके बाद तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ। इन 3 गोलमेज सम्मेलन का जो निष्कर्ष था वो जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के रूप में सामने आया। 1935 का संवैधानिक जो भारत शासन अधिनियम था, ये उस समय का संविधान था जो इस पृष्ठभूमि में सामने आया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में भी सरकार ने, अंग्रेजी हुकूमत ने भारतीयों को कोई नागरिक अधिकार, कोई मूल अधिकार नहीं दिए। सार बस इतना है कि जब तक भारत में अंग्रेजी शासन रहा, हमने कई मौकों पर औपचारिक रूप से, अनौपचारिक रूप से प्रस्ताव को पारित करके हमने जो है मूल अधिकारों की मांग अंग्रेजी शासन से, अंग्रेजी हुकूमत से की, उन्होंने कभी नहीं माना। उसके बाद जो है दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया 1939 से। इस विश्व युद्ध में अंग्रेजों ने कहा कि भारत भी इस विश्व युद्ध का हिस्सा होगा। भारत में जो कांग्रेस सरकार थी, भारत में जो कांग्रेस के लोग थे, क्योंकि अब तक चुनाव होने लगे थे भारत में, 1935 के एक्ट के तहत भारत में चुनाव हुए थे और भारत के कई राज्यों में कांग्रेस के मुख्यमंत्री बने थे, कांग्रेस की सरकार बनी थी। अभी देश गुलाम है, अंग्रेजी शासन है, मगर 1935 के एक्ट के तहत देश में चुनाव हुए थे। उस चुनाव में कई राज्यों में करीब जो है मेरे ख्याल से 7, 8, 6 राज्य रहे थे, इसमें हमको याद नहीं आ रहा है, वहां कांग्रेस की सरकार थी। मगर क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर जो 1939 से शुरू हुआ, ये वर्ल्ड वॉर यूरोप में हुआ था, वर्ल्ड वॉर ब्रिटेन, फ्रांस, उसके विरुद्ध जो था जर्मनी का हिटलर था, इनके बीच युद्ध हुआ था। भारत का इस युद्ध से कोई भी लेना देना नहीं था। ये युद्ध फांसीवादी शक्तियां जिनका नेतृत्व हिटलर कर रहा था और साम्राज्यवादी शक्तियां जिनका नेतृत्व ब्रिटेन और यूएसए कर रहे थे, ये उनके बीच का झगड़ा था। भारत ना तो फांसीवाद का समर्थन करता था, ना भारत साम्राज्यवाद का समर्थन करता था। भारत माने भारत के नेता, भारत का जनमानस, कांग्रेस। लेकिन ब्रिटिश हुकूमत ने घोषणा कर दी कि इस युद्ध में भारत भी जो है ब्रिटेन के साथ हिटलर के विरुद्ध खड़ा है। कांग्रेस के नेताओं ने कहा आप मुझे जस्टिफाई कीजिए कि भारत इस युद्ध में क्यों खड़ा है, उसको आप औचित्य बताइए। भारत किसी वाद का समर्थन नहीं करता, चाहे वो फांसीवाद हो जिसका प्रसारक हिटलर है, चाहे वो साम्राज्यवाद हो जिसका प्रसारक ब्रिटेन है। अंग्रेजों ने भारत के नेताओं को कोई सफाई नहीं दी। परिणाम स्वरूप भारत के कई राज्यों में जहां कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और इस बीच जो है अंग्रेजों के विरुद्ध भारत में फिर से राष्ट्रीय आंदोलन चल पड़ा। इसलिए चल पड़ा क्योंकि इस युद्ध में अंग्रेजों के खिलाफ जापान था और जापान जो है शक्तिशाली बनके एक के बाद एक साउथ ईस्ट एशिया में एक के बाद एक इंग्लिश और फ्रेंच कॉलोनी को जीतता जा रहा था। स्थिति यह थी कि अब जापान, क्योंकि भारत में ब्रिटेन का शासन है, तो अब जापान का अगला आक्रमण, अगला टारगेट भारत होगा। जापान के बम अब भारत में गिरेंगे और हमें पता था अंग्रेजों का चरित्र कैसा है, अभी छोड़ दे रहे हैं हमको, और जैसे जापान परसों हमारे पास आया हम पर बम फेंकेगा, ये अंग्रेज भाग खड़े होंगे, फिसेंगे हम लोग। तो इसके पहले कि जापान आके भारत में हमला करे, अंग्रेजों तुम भाग जाओ यहां से। तो यहां पर और अंग्रेज का क्या है, आप लोग राष्ट्रीय आंदोलन मत करो, अभी सेकंड वर्ल्ड वॉर का फेस चल रहा है, आप अभी शांत रहिए, वर्ल्ड वॉर खत्म होने दीजिए, हम आपके साथ बातचीत करेंगे, आपको क्या चाहिए हम आपको देंगे। हम कहते हैं हमको झूठे आश्वासन मत दो, हम बस ये चाहते हैं आप चले जाओ। ये तानातानी चल रही थी। इसी बीच जो है
अगस्त प्रस्ताव आया, भारतीयों को समझाने के लिए, भारतीयों को मनाने के लिए अगस्त प्रस्ताव आया। उस अगस्त प्रस्ताव में उन्होंने बहुत सी अच्छी अच्छी बातें कही, मगर उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि हम भारतीय आप लोगों को मूल अधिकार देंगे। फिर बाद में 1942 में क्रिप्स मिशन आया, उसने भी भारतीयों को अपने तरीके से समझाने की कोशिश करी, क्योंकि सर स्टीफर्ड क्रिप्स जो है भारतीयों के मित्र माने जाते थे। ये कहा भाई इन क्रिप्स महाशय को भेजो, इन क्रिप्स महोदय को भेजो, भारतीय नेताओं को समझाओ कि इस समय सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है, अंग्रेजों की स्थिति पहले से ही खराब है, आप लोग यहां पर उथल पुथल न मचाइए, हमें सहयोग करिए युद्ध में। तो क्रिप्स को भेजा गया। क्रिप्स ने बहुत अच्छी अच्छी बातें हम लोग को समझाई, युद्ध खत्म होने दो, आपके लिए हम एक संविधान बनाएंगे, आप लोग संविधान बनाना, देश का शासन कैसे कीजिएगा आप लोग तय करना। हमने कहा हमको भविष्य की कोरे आश्वासन मत दीजिए, युद्ध के बाद आप रहोगे नहीं तो आप हमको क्या दोगे, आप पहले चले जाओ, हमको अपने भले, हमको राम भरोसे छोड़ो, हमें भगवान भरोसे छोड़ो, यहां का नाश होता नाश होने दीजिए, लेकिन हमको भगवान भरोसे छोड़िए, आप छोड़ के जाइए। किस प्रस्ताव में जो अच्छी अच्छी बातें कही गई थी वहां पर भी एक बार भी मूल अधिकार देने की बात नहीं कही गई। ये बहुत बाद में जब जो है वास्तव में हम जो है ये तय हो गया कि अब देश को आजाद किया जाएगा। आजाद अंग्रेजों ने हमको करके हम पे कोई कृपा नहीं करी है। अंग्रेजों की सेकंड वर्ल्ड वॉर में स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी और भारत का जनमानस इतना जागरूक हो चुका था कि अब जो है भारत पर शासन करना संभव नहीं था। वो राष्ट्रवाद की भावना जो अभी तक आम नागरिकों में थी, सेना तक में पहुंच गई थी। वो सेना जो अभी तक अंग्रेजों के भक्त मानी जाती थी, अब उनके अंदर भी राष्ट्रभक्ति की हिलोरे ले रही थी, उफान रहा था उनके अंदर भी राष्ट्रवाद। और सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो साम्राज्यवादी शक्तियां कमजोर हो गई थी, भले जीती, भले इस युद्ध को ब्रिटेन ने जीता, फ्रांस ने जीता, मगर सच्चाई यह है कि इस युद्ध ने उनकी स्थिति बेहद खराब कर दी थी और भारत का जनमानस बेहद जागरूक हो चुका था। अब वो अंग्रेजों से किसी भी कीमत पर सहयोग करने को तैयार नहीं था। अंग्रेजों की मजबूरी थी, इसलिए उनने हमें छोड़ा है। तो तय हो गया था वो हमें छोड़ेंगे। और तब जो है कैबिनेट मिशन आया। कैबिनेट मिशन के तहत भारत के संविधान के लिए वहां पर प्रस्ताव रखा गया कि भारत का संविधान भारत के लोग बनाएंगे। और तब 1946 से संविधान सभा का गठन हुआ और उसने जो है अपना काम करना शुरू कर दिया। तो जब संविधान सभा बनी तो संविधान सभा ने भारत के लिए, भारतीयों के लिए मूल अधिकार की व्यवस्था करी। ये पूरी कॉन्सेप्ट समझ आई। देखिए, जिसको मॉडर्न हिस्ट्री का हल्का फुल्का ज्ञान है वो उसको एंजॉय करेगा। जो हमने बताया ये बातें सारी कंसेप्चुअल है, मॉडर्न हिस्ट्री क्लास नहीं चल रही है, क्लास पॉलिटिक्स चल रही है, इसको हमने हिस्ट्री से रिलेट किया है, कोई चीजें प्रासंगिक थी। तो अगर किसी ने मॉडर्न हिस्ट्री पहले से पढ़ रखी है, उसमें उसको भले समझ में ना आया हो क्या मॉडर्न हिस्ट्री है, अब अगर उसने हमने क्लास सुनी होगी तो उसको कंसेप्ट समझ में आई होगी क्या कहानी चली है। हाँ भाई, 1947 में आजाद हो गए हैं तो अंग्रेज चले गए। 1946 से जब हम आजाद नहीं होते तय हुआ था हम आजाद किए जाएंगे, तय हो गया था। तो हमारे 1946 से संविधान निर्माण का काम शुरू हो गया था। दिसंबर 96, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। उस प्रथम बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। फिर जो है हाँ, वो जो प्रतिनिधिमंडल आए थे वो यहां से आए थे बातचीत करने, बातचीत विफल हो गई, वापस लौट गए। नहीं, युद्ध खत्म हो गया 45 में, हम आजाद हुए 47 में, 45 में युद्ध खत्म हो गया। लेकिन अंग्रेजों की स्थिति बेहद खराब हो चुकी थी और भारतीय जनमानस पूरी तरीके से जागरूक और राष्ट्रवादी हो चुका था। दोनों बातें थी, अन्यथा अंग्रेज छोड़ देना। देखिए, भारत में अंग्रेजों का शासन क्यों था? भारत को सभ्य बनाने के लिए क्यों था? भारत का आर्थिक शोषण करने के लिए था। जब एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को गुलाम बनाता है इस उद्देश्य से कि उसका आर्थिक शोषण करेंगे, तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है उपनिवेशवाद, कॉलोनिज्म। ठीक, एक होता है साम्राज्यवाद। साम्राज्यवाद में हम आर्थिक शोषण नहीं करते, हम दूसरे को अपना आधिपत्य स्वीकार करा देते हैं कि आप मेरे अंडर में हो, हम आप से सुपर पावर है, सुप्रीमेसी मेरे पास है, सॉवरेंटी मेरे पास है, आप हमारे सबऑर्डिनेट हो। यह साम्राज्यवाद। एक होता है उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद में हम दूसरे को अपने अंडर में करके फिर उसका आर्थिक शोषण करते हैं, आर्थिक दोहन करते हैं। हमारे यहां उपनिवेशवाद था, हम गुलाम थे। ठीक,
अब भारत में शासन करके अंग्रेजों को लाभ नहीं हो रहा था, भारत में शासन करना बड़ा खर्चीला हो गया था। आज दिन आंदोलन हो रहे हैं, जनता सहयोग नहीं कर रही है, जनता जागरूक हो चुकी है, ऊपर से ब्रिटेन के युद्ध के बाद स्थिति बहुत खराब हो गई है, आर्थिक रूप से खुद कमजोर हो गए। तो अब अंग्रेजों को भारत पे शासन करना अब लाभदायी नहीं रहा था, उनकी स्थिति कमजोर थी। इन परिस्थितियों ने भारत को आजाद करा दिया। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है? रोशनी जी कुछ क्लियर हुआ? कम समझ में आई बात ना? कम समझ में आई ना? आएगा, धीरे आएगा। चीजें हैं ये बड़ी कंसेप्चुअल बातें हैं, ये एक झटके में अगर एकदम कोई कोरा रखती है तो उसको एक झटके में समझ में नहीं आएगा। अगर कुछ पहले से पढ़ा रखा है तो उसको एंजॉय करेगा वो। तो देखिए, तो अब जो है, जब हमारा संविधान सभा ने काम करना शुरू किया तो क्या हुआ? तो संविधान सभा ने समितियों के माध्यम से काम शुरू किया है। कई समितियां बनी थी, उनमें से एक समिति बनी थी मूल अधिकार और अल्पसंख्यकों के लिए परामर्शदात्री समिति, जिसके अध्यक्ष थे पटेल। ठीक, इसी की एक उप समिति थी, जेबी कृपलानी उसके नेता थे, उसके अध्यक्ष थे। मूल अधिकार उप समिति, इस समिति ने जो है मूल अधिकारों के बारे में सिफारिश करी और उसको संविधान में शामिल किया गया। ठीक, तो लिखिए कल के आगे। आपने तो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी होगी, आपने तो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी होगी। हम ये नहीं कह रहे कि आपको सब तैयार है, कब सब, हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम ये पूछ रहे हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री आपने पढ़ी है ना? नहीं पढ़ी? फिर क्या पढ़ा? फिर क्या पढ़ा हिस्ट्री में? देखिए, भारत की संविधान सभा ने समितियों के माध्यम से कार्य किया। भारत की संविधान सभा ने समितियों के माध्यम से कार्य किया। भारत की संविधान सभा ने समितियों के माध्यम से कार्य किया। देखिए, ये स्टेटमेंट कई बार पूछा गया है। जब संविधान सभा के बारे में कई स्टेटमेंट्स होते हैं, वो कहा जाता है साहब बताइए क्या सत्य है, क्या सत्य है। उसमें कई बार ये स्टेटमेंट आया है कि संविधान सभा ने समितियों के माध्यम से काम किया, जैसे मूल अधिकार के लिए समिति, अल्पसंख्यक अधिकारों के लिए समिति, संघ शक्ति के लिए समिति, राज्यों की शक्ति के लिए समिति, संघ का संविधान उसकी समिति, राज्यों का संविधान उसकी समिति। ठीक है, तो संविधान सभा ने समितियों के माध्यम से कार्य किया। ये जो स्टेटमेंट है, ये लाइन है, बेहद इंपॉर्टेंट है। तो ये बता रहे हैं कि संविधान सभा ने समितियों के माध्यम से कार्य किया। ठीक, इसी संदर्भ में एक समिति थी, इसी संदर्भ में एक समिति थी, इसी संदर्भ में एक समिति थी। अब समिति क्या है उसको आपको इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है। मूल अधिकार और अल्पसंख्यक, मूल अधिकार और अल्पसंख्यक मामलों की समिति। किसको? फंडामेंटल राइट्स कमेटी, कमेटी फॉर फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटी अफेयर्स कमेटी। The Constituent Assembly performed its function through various committees. The Constituent Assembly performed its functions through various committees. One of them was a committee for fundamental rights and minority affairs, headed by सरदार पटेल, जिसके अध्यक्ष ये समिति थी, इसका अध्यक्ष कौन था? जिसके अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे, जिसके अध्यक्ष
वल्लभ भाई पटेल थे, जिसके अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे। इसी समिति की एक उप समिति थी, इसी समिति की एक उप समिति थी, इसी समिति की एक उप समिति थी। उसको लिखिए इन्वर्टेड कॉमा में, मूल अधिकार उप समिति, मूल अधिकार उप समिति, मूल अधिकार उप समिति, और डैश करके लिखिए अध्यक्ष जेबी कृपलानी, डैश करके लिखिए अध्यक्ष जेबी कृपलानी। जेबी, बी फॉर बैट, बी फॉर बैट, जेबी कृपलानी। ठीक, सब कमेटी, सब कमेटी। हाँ हाँ, हाँ नहीं नहीं, जैसे संविधान सभा में कई समितियां बनाई गई थी, तो एक जो है मूल अधिकार और अल्पसंख्यक मामलों की परामर्शकारी समिति बनी, एडवाइजरी कमेटी बनाई। इस कमेटी की दो उप समितियां थी, एक थी मूल अधिकार उप समिति, एक थी अल्पसंख्यक उप समिति। तो अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी और मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। तो चूंकि हम मूल अधिकार की बात कर रहे हैं तो हमने बस मूल अधिकार तक ही अपनी बात रखी है, हमने बात को आगे नहीं बढ़ाया। ये तो इसकी दो उप समितियां थी, एक थी अल्पसंख्यक उप समिति, एक है मूल अधिकार उप समिति। तो अल्पसंख्यक उप समिति के जो अध्यक्ष थे वो एच.सी. मुखर्जी थे और मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। ये दोनों उप समितियां जो हैं पटेल के नेतृत्व में जो मूल अधिकार और अल्पसंख्यक मामलों की समिति है उसके अंडर में काम कर रही थी। ठीक, देखिए अब थोड़ा सा मूल अधिकार के चरित्र के बारे में देखें कि मूल अधिकार जो है ये है क्या। मूल अधिकार जो है आज के सभ्य समाज में, आज के मॉडर्न पॉलिटी में हर राष्ट्र के लोगों को, वहां के नागरिकों को और गैर नागरिकों को भी ये अधिकार दिए जाते हैं। ये अधिकार तो उसे जन्मजात हैं, प्राकृतिक हैं, लेकिन अब चूंकि मॉडर्न पॉलिटी है, हम सब लोग हैं, तो अब संविधान के द्वारा हम ये अधिकार जो है रिकॉग्नाइज करते हैं, हम ये अधिकार देते हैं। ये अधिकार जो है हमेशा राज्यों के विरुद्ध होता है, ये अधिकार राज्यों को एड्रेस किया जाता है। माने राज्य शासन कुछ ऐसा काम नहीं करेगा कि नागरिकों के साथ मनमानी हो, नागरिकों के साथ अत्याचार हो, ऐसा नहीं करेगा। देखिए जो राज्य की अवधारणा आई है इसके कई सिद्धांत हैं कि राज्य कैसे बना। एक है दैवीय सिद्धांत, एक है शक्तिशाली का सिद्धांत कि जो शक्तिशाली था वो राज्य अब बन गया। लेकिन इसके बारे में जो बाद में जो जैसे डेवलपमेंट हुआ तो रूसो की एक परिभाषा है, रूसो ने कहा था सोशल कॉन्ट्रैक्ट। रूसो ने एक किताब लिखी थी या अपनी एक कॉन्सेप्ट दी थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक संविदा। कितने लोगों ने इस किताब का नाम सुना है सोशल कॉन्ट्रैक्ट? किसी ने नहीं सुना? आपने सुना है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट में रूसो, ये फ्रांसीसी विचारक था, इसने ये बताया था कि राजा की या शासन की या राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई। जब लोग सब हुए तो उन लोगों ने आपस में समझौता किया, एक सामाजिक समझौता हुआ कि हम में से जो शक्तिशाली होगा वो हमारी रक्षा करेगा, हमारी जान की रक्षा करेगा, हमारे माल की रक्षा करेगा। इसके बदले हम सभी लोग उसको अपने कुछ अधिकार दे देंगे। अब वो सेना रखेगा, उसको हम टैक्स देंगे, उस टैक्स से सेना रखेगा, शासन करेगा, शासन करके हमारी रक्षा करेगा, इस समाज की रक्षा करेगा, हमारी जान की, हमारी लाइफ की, हमारी प्रॉपर्टी की। इस प्रकार से शासन का अस्तित्व आया है। ये रूसो ने कॉन्सेप्ट दी थी। माने व्यक्तियों ने राजा को और राज्य को जन्म दिया है कि हम पर आप शासन करो,
रूसो ने यह कहा था कि अगर शासन या राजा व्यक्ति की सुरक्षा नहीं कर पा रहा है, व्यक्ति के साथ मनमानी कर रहा है, तो जनता को यह अधिकार है, क्योंकि जनता ने उसको अधिकार दिया है, शासन को, जनता को अधिकार है कि वो शासन को पलट दे, वो राजा का तख्ता पलट कर दे। क्योंकि राजा के पास जो शक्ति है वास्तव में वो शक्ति जनता की है। जनता ने आपस में सहमत करके एक सामाजिक समझौता किया है, उस सामाजिक समझौता करके शक्ति राजा को दी है। अब राजा अगर उनकी रक्षा नहीं कर पा रहा है, उल्टा मनमाना आचरण कर रहा है, उनके अधिकारों का दमन कर रहा है, तो शक्ति तो जनता ने दी है। जनता अपनी शक्ति का प्रयोग करके राजा को तख्ता पलट कर सकती है। कहते हैं नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा कि रूसो के इन्हीं विचारों से फ्रांस में क्रांति हुई है। वहां की पब्लिक ने 1789 में लुइस सोले के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। रूसो ने यह सिद्धांत दिया कि शक्ति राजा में नहीं है, शक्ति जनता में है। जनता ने अपनी शक्ति राजा को ट्रांसफर करी है एक सामाजिक समझौते के तहत। राजा को उस शक्ति का प्रयोग जनता के हित में करना चाहिए। यह सिद्धांत है कि शक्ति किसमें है, जनता में है, राजा में नहीं। राजा जिस शक्तियों का प्रयोग कर रहा है वस्तुतः वो शक्ति जनता की है, जनता ने उसको दी है अपनी तरफ से कि आप मेरे बिहाफ में शक्ति को प्रयोग करो ताकि समाज में एक व्यवस्था बनी रहे। इसको कहा गया जन संप्रभुता का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ पॉपुलर सॉवरेंटी, कि जनता संप्रभु है, जनता सर्वोच्च है, जनता सर्वशक्तिशाली है, राजा नहीं। उसको कहा गया जन संप्रभुता का सिद्धांत। और ये जन संप्रभुता का सिद्धांत भारतीय संविधान में है। भारतीय संविधान में कहां पर यह जन संप्रभुता का सिद्धांत पाया जाता है? भारतीय संविधान में यह जन संप्रभुता का सिद्धांत कि जनता सर्वोच्च है, जनता सर्वशक्तिशाली है, कौन समझ आ रहा है? यह कहां पाया जाता है? संविधान की प्रस्तावना में। हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मा अर्पित करते हैं। माने संविधान को रचना कौन कर रहा है? हम भारत के लोग कर रहे हैं। संविधान को शक्ति कहां से मिल रही है? हम भारत के लोगों से मिल रही है। रूसों की वही कंसेप्ट को तो अप्लाई किया जा रहा है। हम भारत के लोग, शुरुआत यहां से होती है और अंत में इस संविधान को अंगीकृत कर रहे हैं, अधिनियमित कर रहे हैं, आत्मार्पित कर रहे हैं। माने संविधान के पास जो अथॉरिटी है, अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये उसको अथॉरिटी दिया किसने है? भारत के लोगों ने दिया है। अब संविधान से शक्ति मिली है संसद को, संविधान से शक्ति मिली है प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, संविधान से शक्ति मिली है न्यायपालिका को, संविधान से तमाम संस्थाओं को शक्ति मिली है। तो हम दूसरी तरीके से कहें, राष्ट्रपति, संसद, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, इनके पास जो शक्ति है उसका स्रोत क्या है? जनता। उसका स्रोत है संविधान और संविधान की शक्ति का स्रोत जनता। तो संप्रभु कौन है? भारत की राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च, सर्वशक्तिशाली, सुप्रीम, सॉवरेन कौन है? जनता। यह है जन संप्रभुता का सिद्धांत। इस जन संप्रभुता का सिद्धांत को किसने दिया था? रूसी विचारक, फ्रांसीसी विचारक रूसो ने। और सब क्लियर ना? आप लोगों की बात एकदम क्लियर हो रही ना? हुआ क्या वक्त के साथ? वक्त के साथ क्या हुआ कि शासन पर जब ताकत आ गई तो शासन जो है दमनकारी बन गया। शासन जो है जनता का दमन करने लगा। अब जरूरत थी किस राजा की, इस राज्य की शक्ति को कंट्रोल में किया जाए। इस राज्य की शक्ति को कंट्रोल करने के लिए अब दूसरी कंसेप्ट आई, संविधानवाद, कि एक संविधान बनेगा और संविधान के अनुसार शासन किया जाएगा। और जब संविधान के अनुसार शासन किया जाएगा तो शासक को या राज्य को मनमानी शक्ति का प्रयोग नहीं करने दिया जाएगा। शासक की शक्तियां संविधान द्वारा नियत की गई कि आप ये शक्तियां हैं, आपको इस शक्ति के दायरे में रहकर काम करना पड़ेगा। कार्यपालिका की शक्तियां हैं, विधायिका की शक्तियां हैं, न्यायपालिका की शक्तियां हैं। कोई अपनी शक्ति का अतिक्रमण नहीं करेगा। सरकार की शक्ति को संविधान द्वारा सीमित किया गया। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, संविधानवाद। क्या है संविधानवाद? क्या है संवैधानिक सरकार? ऐसी सरकार जिसकी शक्तियां संविधान द्वारा सीमित कर दी जाती हैं, ऐसी सरकार को कहते हैं संवैधानिक सरकार। क्या है संवैधानिक सरकार? ऐसी सरकार जो सीमित सरकार होती है वो होती है संवैधानिक सरकार। संवैधानिक सरकार माने एक सीमित सरकार। संवैधानिक सरकार माने एक ऐसी सरकार जो मनमानी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकती। उसकी शक्तियों का दायरा संविधान द्वारा तय कर दिया गया है। तो उस संविधान में जनता को मूल अधिकार दिए और ये मूल अधिकार जो है शासन, राज्य, सरकार के विरुद्ध हैं। कि सरकार मनमाना आचरण जनता के साथ नहीं करेगी। कुल मिलाके मूल अधिकार जो हैं
शासन की शक्तियों को कंट्रोल करते हैं। सरकार ऐसा कोई आदेश जारी नहीं कर सकती, सरकार कोई ऐसा रूल रेगुलेशंस नहीं इशू कर सकती। विधायिका दैट इज पार्लियामेंट या विधानसभाएं ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जो नागरिकों के मूल अधिकार को कम करे, उसका उल्लंघन करे, उसका अतिक्रमण करे। अगर ऐसा करते हैं तो ऐसा कानून, ऐसा अधिकार, ऐसा नोटिफिकेशन, ऐसा ऑर्डर, ऐसा रूल, ऐसे रेगुलेशंस, ऐसे बायलॉज जो है वाइड होंगे, निष्प्रभावी होंगे, असंवैधानिक होंगे, अवैध होंगे। हाँ, संविधान संशोधन जो है उसका अपवाद है, वो हो सकता है, अभी वहां तक आएंगे। अभी जो मेन कॉन्सेप्ट जो थीम चली अभी उसको समझिए। हाँ हाँ, कर सकती है, मगर वहां पर भी एक पेच है। संविधान संशोधन करके आप मूल अधिकार को खत्म कर सकते हो, मूल अधिकार को कम कर सकते हो, लेकिन कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि मौलिक ढांचा जो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर उसमें चोट लगे। अगर कोई मूल अधिकार हमारा बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है तो ऐसा संविधान संशोधन भी नहीं किया जा सकता। अगर कर दिया गया है तो वो संविधान संशोधन भी इनवैलिड होगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। ये क्या है? ये जो है न्यायपालिका की जुडिशल रिव्यू की पावर है, ये जुडिशल एक्टिविज्म है। सब कुछ बताया जाएगा, सब कुछ बताया जाएगा चरणबद्ध तरीके से। बस आपकी क्वालिटी कितनी है, आप कितना जो है ग्रस्त कर सकते हो, आप कितना पकड़ सकते हो। पानी बरस रहा है, एक जमीन खूब उर्वर है, एक जमीन अर्ध उर्वर है और एक बंजर है। जो उर्वर है वहां फसल लहलहाएगी, जो अर्ध उर्वर है वहां हल्की फुल्की फसल होगी, बंजर बेकार पड़ी रहेगी। मुझे पता कि मैं आप लोगों को क्या कहानी सुना रहा हूं, मुझे पता उसकी क्वालिटी क्या है हमारे लेक्चर की, लेकिन मुझे नहीं पता इस लेक्चर से कौन कितना लाभान्वित हो रहा है। ये आप लोग अपनी पात्रता, अपनी एलिजिबिलिटी, अपना बैकग्राउंड, अपनी क्षमता के अनुसार ले पाएंगे। मुझे पता मैं आपको क्या दे रहा हूं, उसकी क्या क्वालिटी है, लेकिन हर कोई उस क्वालिटी से लाभान्वित हो जाए ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जब पानी बरसता है तो बंजर जमीन को उससे ज्यादा फायदा नहीं मिलता है, लेकिन जब पानी बरसता है जो अर्ध उर्वर है वो कुछ लाभान्वित होती है, मगर सबसे ज्यादा फायदा मिलता है जो उर्वर जमीन है, जो फर्टाइल लैंड है। वहां जब पानी बरसता है तो वहां फसल लहलहाती है। ठीक उसी एक क्लास से कुछ लोग सेलेक्ट होते हैं, कुछ लोग अर्ध सफलता पाते हैं और कुछ पूरी तरीके से विफल हो जाते हैं, उसी एक लेक्चर से, उसी क्लास से। ठीक, सब कुछ होगा चरणबद्ध तरीके से। अभी जो कॉन्सेप्ट चल रही है उसको समझिए, और आप जहां भी आपको कोई डाउट हो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक, तो जो मूल अधिकार है, मूल अधिकार जो है शासन पर नियंत्रण लगाते हैं। मूल अधिकार जो है, तो एक समय जनता ने आपस में समझौता किया, उस समझौता करके शासन को शक्ति दी कि आप हमारे जान और माल की रक्षा करें, लेकिन कहते हैं सत्ता भ्रष्ट होती है और परम सत्ता परम भ्रष्ट होती है। सत्ता पाते ही शासन, राज्य, ये सरकार भ्रष्ट होने लगी, मनमाना आचरण करने लगी। अब जरूरत थी कि जिसको हमने समझौता करके शक्ति दी है उसकी शक्ति को अंकुश लगाया जाए। इसके लिए भी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, संविधानवाद की कॉन्सेप्ट आई कि सरकार वो होगी जो संविधान के प्रावधानों के अनुरूप चलेगी। सरकार मनमानी शक्ति को प्रयोग नहीं करेगी, सरकार संविधान दी गई सीमाओं के अंदर रह के काम करेगी, और जनता की व्यवस्था की गई, जनता के पास ये अधिकार होंगे, और इन अधिकारों के उल्लंघन करने की शक्ति शासन के पास, राज्य के पास नहीं होगी। कुल मिलाके मूल अधिकार राज्य की सत्ता पर नियंत्रण लगाते हैं। राज्य अधिक से अधिक सत्ता हथियाना चाहता है, सरकार निरंकुश रहना चाहती है, सर्व सत्तावादी बनना चाहती है, मनमाना आचरण करना चाहती है। ये चरित्र है, जो व्यक्ति का चरित्र है वही चरित्र एक सरकार का भी होता है। अधिक से अधिक शक्तियां अपने पास लेना चाहती है, और मूल अधिकार जनता को सरकार के इस आक्रमण से रक्षा, प्रोटेक्शन दिलाते हैं। लिबर्टी एंड फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल इज प्रोटेक्टेड एंड गारंटीड बाय फंडामेंटल राइट्स एनश्राइन्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान में जिन मूल अधिकारों को संजो के रखा गया है, उन मूल अधिकारों के द्वारा जनता की स्वतंत्रता को राज्य के आक्रमण के विरुद्ध रक्षा प्रदान की जाती है। इस प्रकार हम कहें मूल अधिकार देश में लोकतंत्र की स्थापना करता है। मूल अधिकार देश में लोकतंत्र की स्थापना करता है। मूल अधिकार सरकार के अत्याचार, टिरनी ऑफ द एग्जीक्यूटिव और विधायिका के मनमाने कानून से जनता की स्वतंत्रता
उसके अधिकारों की रक्षा करता है। मूल अधिकार इन शॉर्ट, मूल अधिकार मीन्स फॉर स्टेब्लिशिंग एंड प्रमोटिंग द पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। मूल अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करता है। यह मूल अधिकार का महत्व है। मूल अधिकार एक संवैधानिक सरकार की स्थापना करता है। मूल अधिकार संविधानवाद की स्थापना करता है। मूल अधिकार नागरिकों की गरिमा, उनकी समानता की स्थापना करता है। मूल अधिकार बेहद जरूरी है। इनको मूल अधिकार हम कहते क्यों हैं? इसलिए मूल अधिकार कहते हैं, इसलिए मूल अधिकार कहते हैं ये फंडामेंटल बुनियादी अधिकार हैं। जो फंडामेंटल राइट्स, जो बुनियादी अधिकार है, मूल अधिकार है, बहुत ही फंडामेंटल है। क्यों फंडामेंटल है? इसलिए कि इनकी गारंटी, इनका प्रोटेक्शन संविधान के द्वारा किया गया। और संविधान अपने आप में देश की मौलिक विधि है, देश की फंडामेंटल लॉ है, देश की सर्वोच्च विधि है। जो संविधान क्या है? देश में बहुत सारे कानून होते हैं, लेकिन देश का जो सबसे बड़ा कानून होता है, जो सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है, वो संविधान होता है। जो बेसिक लॉ ऑफ द लैंड है वो संविधान होता है। जो फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड है वो संविधान होता है। संविधान क्या है? संविधान इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड। देश में कानून बहुत सारे हैं, अंग्रेजों के बनाए गए कानून भी देश में चल रहे हैं। आज जो है, जब हम शपथ लेते हैं अदालत में, अंग्रेजों के बनाए गए कानून है। आज जो साक्ष्य दिए जाते हैं, लिए जाते हैं, जो प्रोसीजर है, अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून है। इंडियन पैनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सिविल प्रोसीजर कोड, सब बहुत सारे कानून है जो भारतीय स्वतंत्रता के पूर्व बने हैं। और आज संविधान देश में चल रहे हैं, तो देश में कानून बहुत से हैं। वो कानून भी हैं जो देश में आजादी के पहले ब्रिटिश हुकूमत द्वारा बनाए गए, आज चल रहे हैं। और वो भी कानून है आजादी के बाद हमारी संसद ने, हमारी विधानसभा ने बनाए, वो भी चल रहे हैं। लेकिन देश का सबसे बड़ा कानून अगर कोई है तो वो है संविधान। इसलिए संविधान कहा जाता है फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड। देश का सबसे बड़ा कानून है। जो फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड है, उस कानून के द्वारा हमारे मूल अधिकारों की गारंटी दी गई है। उस फंडामेंटल लॉ के द्वारा, हमारे संविधान के द्वारा हमारे मूल अधिकारों का संरक्षण किया गया है। इसलिए जो मूल अधिकार हैं, ये इनको कहा गया ये हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। ये अधिकार मूल इसलिए है, ये अधिकार फंडामेंटल इसलिए है क्योंकि इनका प्रोटेक्शन, इनकी गारंटी एक फंडामेंटल लॉ के द्वारा की गई है। बात समझ आ रही है कि हम जो कह रहे हैं कुछ पढ़ने पड़ रहा है? समझ आ रहा है कि मूल अधिकार मूल क्यों है? मजा आ रही ये मूल अधिकार मूल इसलिए है, ये व्यक्तित्व के समग्र विकास के लिए बेहद आवश्यक है, इसलिए मूल है, इसलिए बुनियादी अधिकार है। इन अधिकारों के बगैर व्यक्ति का स्पिरिचुअल, व्यक्ति का इंटेलेक्चुअल, व्यक्ति का फिजिकल, व्यक्ति का मॉरल डेवलपमेंट नहीं हो सकता। जब तक हम ये अधिकार व्यक्ति को नहीं देंगे, जब व्यक्ति को हम ये आजादी देंगे, जब व्यक्ति को ये स्वतंत्रता देंगे, जब व्यक्ति को हम ये अधिकार देंगे, तब व्यक्ति का समग्र विकास होगा। ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल, दे आर फंडामेंटल in the sense that they are most essential for the all-round development, that is spiritual, moral, physical, material development of the individual. मूल अधिकार मूल इसलिए हैं क्योंकि ये व्यक्तित्व के समग्र विकास के लिए बहुत ही फंडामेंटल, बहुत ही बुनियादी हैं, बहुत ही जरूरी हैं, इसलिए मूल अधिकार है। मूल अधिकार मूल इसलिए है क्योंकि इनकी गारंटी दी गई है, इनका प्रोटेक्शन किया गया है देश के फंडामेंटल लॉ के द्वारा, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मूल अधिकार मूल इसलिए है क्योंकि व्यक्ति के समग्र विकास के लिए मोस्ट एसेंशियल है। मूल अधिकार मूल इसलिए हैं कि संसद की औकात नहीं, संसद की औकात नहीं कि कानून बनाकर इनको कम करे, इनको कमजोर करे, इन्हें घटाए, इनका अतिक्रमण करे। मूल अधिकार कैन नॉट बी रेगुलेटेड बाय ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द पार्लियामेंट, बाय ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। संसद साधारण कानून बना के मूल अधिकार के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता, उसकी औकात ही नहीं है। बियॉन्ड द कॉम्पिटेंस ऑफ द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, इसलिए मूल है। बात पढ़ने पड़ी, भाषणबाजी बहुत हो गई, अब जो है राइटिंग होगी। शुरू करें? देखिए, जितना भाषण दिया है इतना सब लिखाना तो संभव नहीं है ना,
क्योंकि फिर पता चला जो है कई महीने मूल अधिकार ही चलता रहेगा ना। है समितियां बहुत सारी हैं। चलो दूसरी उप समिति लिख लीजिए। दूसरी उप समिति थी अल्पसंख्यक अधिकार समिति या अल्पसंख्यक मामलों की समिति। अब देखिए इस लेक्चर को एंजॉय वो करेगा जिसने जो है पहले से कुछ पढ़ रखा है और जिसकी कुछ अपना बैकग्राउंड है, जिसकी अपनी कुछ तैयारी है, जिसका कुछ आधार है। बहुत सारी बातें अच्छी हमने हमें पता हमने क्या कहा, लेकिन हमको ही नहीं पता कि वो कितनी अभी सुना उड़ जाएगी। हमने संविधानवाद की बात कही, हमने संवैधानिक सरकार की बात कही, हमने सीमित सरकार की बात कही। इनके बड़े मायने हैं। जब ये सब चीजें आपके नोट्स में होंगी, एग्जामिनर देखेगा तो आपको नहीं पता, वो समझ जाएगा कि आपने क्या कहा है, क्या लिखा है। बस इन्हीं कीवर्ड के नंबर मिल जाते हैं। जब वो आपकी कॉपी में देखता है सीमित सरकार, संवैधानिक सरकार, संविधानवाद, उसको सब पता है इनके क्या मायने। ये सब डिफाइंड टेक्निकल टर्म है, गागर में सागर है। क्योंकि एग्जामिनर खूब पढ़ा है संविधानवाद क्या होता है, उसने उस पर अच्छी खासी कई किताबें पढ़ी होंगी, कई कई पढ़ने पढ़े होंगे संविधानवाद पे। उसने पूरा संविधानवाद की बात कर रहा है। हाँ बात तो सही है। उसने करेक्शन कर लिया, उसको उसने कोरिलेट कर दिया इनके क्या क्या मायने हैं। आप क्या कह रहे हो, भले आपको नहीं पता आपने क्या कह रहा, आपने तो बस जो हमने कहा वो आपने उतार दिया, अगर दिमाग में रहा तो ठीक। लेकिन जाने का वाह क्या बात कही। आपके लेखन में जिस प्रकार के की वर्ड होते हैं, टेक्निकल वर्ड होते हैं, इस प्रकार के जो डिफाइंड वर्ड होते हैं, जिनके पर एक लंबी खांसी जो है उस पर लेख लिखा जा सकता है, इनके नंबर मिलते हैं। लेकिन मुझे फिर से हम वही बात करें, हमें नहीं पता कि हम जो कुछ कह रहे हैं इससे कितने लोग लाभान्वित होने वाले हैं। आई डोंट नो। हाँ वो है अल्पसंख्यक अधिकार की उपसमिति, उसके अध्यक्ष हैं एच.सी. मुखर्जी। एच.सी. मुखर्जी, एच.सी. मुखर्जी। तो मूल अधिकार का चैप्टर जो है कब से चल रहा है, वो अभी एक भी आर्टिकल नहीं हुआ है। अभी समय लगेगा एक आर्टिकल को जो डिफाइन करने में। ये 3 दिन में खत्म होने वाला नहीं है मूल अधिकार। हमसे तो 3 दिन में खत्म ना हो पाएगा। आराम से महीने भर तक इंतजार कीजिए। हाँ 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 देखिए, मूल अधिकार का उद्देश्य, मूल अधिकार का उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना है। खूब समझ के लिखिएगा, जो कहानियां बताई ना उसी का सार है। मूल अधिकार का उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना है। मूल अधिकार का उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना है। ये सरकार की, सरकार माने राज्य की, ठीक। आज सरकार और राज्य एक दूसरे के पर्याय हैं। इसे राज्य का ही एक पार्ट है सरकार। राज्य में 4 पार्ट थे। एक तो निश्चित भूभाग होना चाहिए, उस भूभाग पर आबादी होनी चाहिए, उस आबादी में सरकार होनी चाहिए, और सरकार का चित्र सॉलिड होना चाहिए। लेकिन अब राज्य एक अमूर्त चीज है, दिखाई पड़ने वाली चीज नहीं। देखो ये राज्य भारत माता खड़ी है, ऐसा तो है नहीं। राज्य एक अमूर्त चीज है। तो राज्य अपने काम किसके माध्यम से करेगा, सरकार के माध्यम से। तो जो सरकार है ये राज्य की एक एजेंसी है। सरकार के माध्यम से राज्य की इच्छाओं की पूर्ति की जाती है। राज्य क्या चाह रहा है, राज्य क्या करना चाह रहा है, ये सब काम करने के लिए राज्य के पास जो अपना एजेंट है वो है सरकार। सरकार के माध्यम से राज्य सारा काम करती है। इसीलिए जो है राज्य और सरकार एक दूसरे के पर्याय बन गए हैं। हम जब कहें राज्य तो माने सरकार, जब कहें सरकार तो हम कहें राज्य, ठीक। तो क्या लिखा, लाइन पढ़िए। मूल अधिकार का उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना है या सरकार की मनमानी शक्तियों, सरकार की मनमानी शक्तियों, निरंकुशता, कौमा निरंकुशता, जब कोई अंकुश ना हो, निरंकुशता,
कुशता, अंकुशता, अंकुश, अंकुश माने नियंत्रण, और निरंकुश, निरंकुशता, पर 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 रोक लगाती है। लिख के दिखाएं क्या? पर रोक लगाती है। ये विधायिका के मनमाने कानून, विधायिका माने होता है पार्लियामेंट, विधायिका माने होता है राज्यों की विधानसभाएं जहां कानून बनाया जाता है, उसको कहते हैं विधायिका, अंग्रेजी में कहते हैं लेजिस्लेचर। ये विधायिका के मनमाने कानून, ये विधायिका के मनमाने कानून और कार्यपालिका के अत्याचार, और कार्यपालिका के अत्याचार, और कार्यपालिका के अत्याचार के विरुद्ध नागरिकों की स्वतंत्रता, नागरिकों की स्वतंत्रता, नागरिकों की स्वतंत्रता को संरक्षण, संरक्षण, प्रोटेक्शन, संरक्षण प्रदान करता है। पैरा चेंज कीजिए। वस्तुतः, वस्तुतः, वस्तुतः माने इनफैक्ट, दरअसल, वस्तुतः, वस्तुतः मूल अधिकार, मूल अधिकार, मूल अधिकार संविधानवाद, मूल अधिकार संविधानवाद, मूल अधिकार संविधानवाद और संवैधानिक सरकार वाद, संविधानवाद और संवैधानिक सरकार, संवैधानिक सरकार की स्थापना में मदद करता है, संवैधानिक सरकार की स्थापना में मदद करता है। ठीक, पैरा चेंज कीजिए और लिखिए। संवैधानिक सरकार का अर्थ है, संवैधानिक सरकार का अर्थ है, संवैधानिक सरकार का अर्थ है संवैधानिक सरकार का अर्थ है एक ऐसी सरकार, एक ऐसी सरकार, एक ऐसी सरकार जो नागरिकों की स्वतंत्रता के हित में, एक ऐसी सरकार जो नागरिकों की स्वतंत्रता के हित में, एक ऐसी सरकार जो नागरिकों की स्वतंत्रता के हित में, संवैधानिक सरकार का अर्थ है एक ऐसी सरकार जो नागरिकों की स्वतंत्रता के हित में सरकार की शक्तियों, सरकार की शक्तियों को सीमित कर दे या प्रतिबंधित कर दे, प्रतिबंध, जो नागरिकों की स्वतंत्रता के हित में सरकार की शक्तियों को सीमित या प्रतिबंधित कर दे, रिस्ट्रिक्ट कर दे, लिमिट कर दे। संवैधानिक सरकार का अर्थ एक ऐसी सरकार से होता है जो नागरिकों की स्वतंत्रता के हित में सरकार की शक्तियों को सीमित या प्रतिबंधित कर दे, अर्थात सीमित सरकार की स्थापना करे। इसको कहते हैं सीमित सरकार, माने सरकार के पास मनमानी शक्तियां नहीं है। ठीक, इसे कहते हैं सीमित सरकार, अर्थात सीमित सरकार की स्थापना करें। खुद लिखते जाइए, समझते जाइए, लिखिए। ये नहीं कि लिख रहे हैं दिमाग को छोड़ चल रहा है, ये नहीं। लिखिए, समझिए आप लिख क्या रहे हैं, इसका मायने क्या है। जब लिख रहे हो तो आप महसूस करते जाइए कि आप लिख क्या रहे हैं, इनके मायने क्या हैं, ताकि क्लास में ही आप जब क्लास छोड़ के जाएं तो आपको लगे आपने क्लास में जो कुछ पढ़ा था
सब कुछ यहाँ समझ लिया है। अब कुछ घर जाकर समझना नहीं, घर जाकर बस एक बार फिर से रिवीजन करना, अपने को रिफ्रेश करना, अपनी मेमोरी को जाकर रिफ्रेश करना है। सब कुछ यहाँ तैयार हो गया है। पहला चेंज कीजिए। इन अधिकारों, हेडिंग है, इन अधिकारों को मौलिक क्यों कहा जाता है? ये अधिकार मौलिक क्यों हैं? द राइट्स वाई फंडामेंटल, दीज राइट्स वाई फंडामेंटल, ये अधिकार मूलभूत क्यों है? ठीक, ये हेडिंग है, ये अधिकार मूलभूत क्यों है। ठीक, इसको पॉइंट बस आपको लिखा देंगे। पॉइंट 1, ये अधिकार मूलभूत हैं क्योंकि, पॉइंट 1, यह अधिकार मूलभूत हैं, यह अधिकार मूलभूत हैं, ये अधिकार मूलभूत हैं क्यों? मूलभूत या मौलिक या मूल, कुछ भी कहो, या बुनियादी, ये अधिकार मूलभूत हैं क्योंकि इन अधिकारों की गारंटी, क्योंकि इन अधिकारों का संरक्षण लिखिए, क्योंकि इन अधिकारों का संरक्षण, क्योंकि इन अधिकारों का संरक्षण माने प्रोटेक्शन, क्योंकि इन अधिकारों का संरक्षण और गारंटी, और गारंटी, गारंटी, गारंटी शब्द नहीं सुना? उसको कहते हैं गारंटी, ऐसे बोलते हैं गारंटी, गारंटी, बिकॉज दे आर प्रोटेक्टेड एंड गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि इन अधिकारों का संरक्षण और गारंटी संविधान के द्वारा दी गई है, संविधान के द्वारा दी गई है, संविधान के द्वारा दी गई है या दिया गया है, और संविधान स्वयं में देश का मूलभूत, स्वयं में, अपने आप में, और संविधान स्वयं में, संविधान अपने आप में देश की मौलिक विधि है, माने फंडामेंटल लॉ, और संविधान स्वयं में देश की मौलिक विधि, विधि माने होता है कानून, संविधान स्वयं में देश की मौलिक विधि है। ठीक, पॉइंट 2, सेकंड पॉइंट, फंडामेंटल लॉ। देखो, इनकी गारंटी संविधान के द्वारा दी गई है, और संविधान हमने बताया देश की मौलिक विधि है, तो इन अधिकारों का प्रोटेक्शन, इन अधिकारों की गारंटी देश के मूलभूत कानून के द्वारा किया गया है, तो हम इन अधिकारों को मूलभूत नहीं कहेंगे, कहेंगे। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, ये अधिकार मूलभूत हैं, ये अधिकार इसलिए भी मूलभूत हैं, ये अधिकार इसलिए भी मूलभूत हैं, माने मौलिक हैं, ये अधिकार इसलिए भी मूलभूत हैं, ये अधिकार इसलिए भी मूलभूत हैं क्योंकि ये व्यक्ति के, क्योंकि ये व्यक्ति के सर्वांगीण विकास, व्यक्ति के सर्वांगीण विकास, ऑल राउंड डेवलपमेंट, नाम तो नहीं सुना? सर्वांगीण विकास, समग्र विकास, चहुमुखी विकास, सर्वांगीण, हम कहें चहुमुखी, चहुमुखी, हम कहें सर्वतोमुखी, हम कहें समग्र, इन शॉर्ट ऑल राउंड। हिंदी के साथ हमने बहुत खेला है, एक समय हमारा खेल ही होता था, अपनी किशोरावस्था में हम हिंदी और अंग्रेजी के साथ खेल खेला करते थे। ये उसी का एक उदाहरण है। सर्वांगीण कहो, चहुमुखी कहो, सर्वतोमुखी कहो, समग्र कहो। ठीक, ये व्यक्ति के
सर्वांगीण विकास के लिए परम आवश्यक हैं। व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए परम आवश्यक है, मोस्ट इसेंशियल फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल, मोस्ट इसेंशियल फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल। ये व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए परम आवश्यक हैं। डैश, एक बार डैश करके लिखिए, एक बार डैश बनाइए और लिखिए भौतिक। भौतिक कौन सा विकास है? वो विकास है भौतिक विकास। भौतिक माने मटेरियल डेवलपमेंट। भौतिक, नैतिक, नैतिक, आध्यात्मिक, आध्यात्मिक और बौद्धिक। आध्यात्मिक और बौद्धिक विकास। आध्यात्मिक और बौद्धिक, इंटेलेक्चुअल, बौद्धिक माने बुद्धि। बुद्धि, मूल अधिकार क्या आपको जो है शिक्षा का अधिकार नहीं देते? देते हैं। मूल अधिकार क्या आपको अपने धर्म को मानने की, पालन करने की, प्रचार करने की, अंतःकरण की स्वतंत्रता नहीं देते? देते हैं। ये आपका आध्यात्मिक विकास करेंगे। मूल अधिकार आपको कोई भी धंधा पानी व्यवसाय व्यतिरिक्त अपनाने का अधिकार नहीं देते? देते हैं। ये आपका भौतिक विकास करेंगे। ठीक। मूल अधिकार आपका आध्यात्मिक विकास की गारंटी लेता है। मूल विकास आपके नैतिक विकास की गारंटी लेता है। नैतिक विकास कोई छूत नहीं किया जाएगा। ठीक, सबके साथ एक समानता का व्यवहार किया जाएगा। ये आपका नैतिक विकास करते हैं। अध्ययन के द्वारा, धर्म की स्वतंत्रता के द्वारा आपका आध्यात्मिक नैतिक विकास होता है। दूसरे इस प्रकार के अधिकार दिए गए जिससे आपका भौतिक विकास होगा, आपका बौद्धिक विकास होगा। कुल मिलाके हम सार रूप में कहें कि मूल अधिकार हमारे समग्र व्यक्तित्व के विकास की स्थापना में सहायक है। इसलिए ये मूल है, ये बेसिक है, फंडामेंटल है, ये प्राकृतिक अधिकार है। जीने का अधिकार, पता सिर्फ जीने का अधिकार है, गर्मापूर्ण जीने का अधिकार है। ठीक। अगर इन अधिकारों से आपको वंचित कर दिया जाए तो आपको क्या लगता है कि आपका जो है चहुमुखी विकास होगा? नहीं होगा। तो ये बेसिक है, दे आर वेरी फंडामेंटल, दे आर वेरी बेसिक फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल। तो ऐसी चीजें जो इतनी बेसिक हैं उनको हम क्या मूल नहीं कहेंगे? ये बुनियादी अधिकार हैं, ये तो मूल हैं, ये तो आधारभूत अधिकार हैं। इसलिए तो एक इसलिए मूल है क्योंकि इसको फंडामेंटल लॉ के द्वारा इसकी गारंटी ली गई है। फंडामेंटल लॉ दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन। किसी भी देश का संविधान उस देश की मौलिक विधि होता है। दूसरा इसलिए मूल है कि इनके बगैर व्यक्ति का समग्र विकास नहीं हो सकता, ये नींव है। तीसरा ये इसलिए मूल है कि जो है विधायिका के साधारण कानून द्वारा इनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। दे कैन नॉट बी रेगुलेटेड बाय ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ द लेजिस्लेचर। दूसरा पॉइंट लिखिए, ये इन अर्थों में भी मूल हैं। ये लिखिए, ये इन अर्थों में भी मूल हैं। कुछ लोगों को ऐसा तो नहीं लग रहा कि हम ऐसी क्लास में आके बैठ गए हैं जो हमारे लिए नहीं है? कुछ लोगों को ऐसा तो नहीं लग रहा है कि हम ऐसी क्लास में आके बैठ गए हैं, हमको ये सब फिर पढ़ना था, हमें तो इतनी देर में कई आर्टिकल खत्म कर देने थे हैं? हैं? इसलिए मैंने कहा कि जो क्लास है, हर क्लास की अपनी एक जो है इतना स्तर होता है, एक लेवल होता है। तो जहां काम आवे सुई का करी सकत तलवार, यहां तलवारबाजी सिखाई जा रही है। और जिनका काम सिर्फ सुई से हो जाएगा वो तलवारबाजी सीख के क्या करेंगे? इसलिए मैंने कहा कि कुछ ऐसा नहीं लग रहा, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लग रहा है कहाँ के बैठ गए हैं? ना किया जाए, तलवार वाला नहीं किया जाए, तलवार में बड़ी बड़ी मतलब इसकी थोड़ी सी सफाई थी और सिर मारना चाहिए कि बारीक थी। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, इनका दूसरा शासन अर्थ है, इन्होंने इस चीज को एकदम पलट दिया। ये कह रहे हैं
कि सुई वाला काम किया जाए, माने हर चीज को बारीकी से बताया जाए, ये कह रहे हैं। तलवारबाजी में तो चीजें मोटी मोटी होती हैं, खत्म कर दी जाती हैं। हाँ, ये कह रहे सुई वाला काम किया जाए, बारीकी का पूरा ध्यान रखा जाए। हाँ लिखिए, क्या लिखा है? अरे नहीं, क्या ये इन अर्थों में बोल है कि विधायिका विधायिका माने जो कानून बनाती है, जैसे संसद है, जैसे जो है हमारे राज्य विधानसभाएं हैं। संसद जो केंद्रीय विधायिका है और राज्य विधानसभाएं राज्य विधायिका हैं। इन अर्थों में भी मूलभूत है कि संसद सामान्य कानून द्वारा, संसद की विधायिका सामान्य कानून द्वारा कि विधायिका ब्रैकेट में लिख लीजिए संसद या राज्य विधानसभाएं। विधायिका के ब्रैकेट में लिखिए संसद या राज्य विधानसभाएं, संसद या राज्य विधानसभाएं। क्या करें, हमें जो है वो उतने हल्के फुल्के तरीके से पढ़ाने की आदत नहीं है। नहीं, हम एक नॉर्मल बात बता रहे हैं कि हाँ वो तो है ही, ये चीज तो है ही। बारीक कर आप लोग ये तो समझिएगा कि हम आप लोगों को यहाँ से ज्यूरिस्ट बना के भेजेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बारीक करती है ना कि आप जब यहाँ से देख लोगे तो हम जो है ज्यूरिस्ट हो गए, हम विधि शास्त्री हो गए, अब हम संविधान के एक्सपर्ट हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, माने वो जो भी कुछ होगा वो कंपटीशन के पर्पज से सिर्फ दिया जा रहा है, क्योंकि हमको खुद ही संविधान नहीं आता, सिर्फ उतनी चीजें हैं जो परीक्षा उपयोगी हैं, बस ये। हाँ, क्वेश्चन होना चाहिए। आप लोग इस भ्रम में तो नहीं है कि आपके सामने एक ज्यूरिस्ट खड़ा है, एक विधि शास्त्री खड़ा है, जो विधि देखता है, जो विधिविद है। बस ये चीज है। चलिए लिखिए, ये इसलिए भी जो है, ये इसलिए भी मूल है क्योंकि विधायिका के ब्रैकेट में लिखिए संसद या राज्य विधानसभाएं सामान्य कानून द्वारा इन्हें नियंत्रित या नियमित ब्रैकेट में लिखिए रेगुलेट, REGULATE, रेगुलेट, ब्रैकेट में रेगुलेट। इसको रेगुलेट नहीं कर सकती। जब आप नहीं पूछ चाहते तो ही बताया कि सामान्य कानून द्वारा आप इस पर कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। संसद से कोई कानून बना के हमारे मूल अधिकार को कम कर ले, नहीं कर सकती। हाँ, संविधान संशोधन, दो प्रकार के कानून होते हैं, एक तो होता ऑर्डिनरी लॉ और एक होता कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। जिसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, वो होता संसद में संविधान का संशोधन। संविधान संशोधन एक अलग चीज है, यहां 2/3 बहुमत से कोई चीज पारित की जाती है तब संविधान संशोधन होता है। एक होता ऑर्डिनरी लॉ, जहां साधारण बहुमत से कुछ चीज पारित हो जाती है, ठीक, ये चीज है। तो साधारण कानून से, ऑर्डिनरी लॉ से इसको आप रेगुलेट नहीं कर सकते, इसलिए जो है ये। अब देखिए हमारे संविधान में एट प्रेजेंट कितने मूल अधिकार हैं? हमारे संविधान में कितने मूल अधिकार हैं? कितने मूल अधिकार हैं बताइए, किसको पता है? मूल अधिकार कितने संविधान में? एट प्रेजेंट हमारे संविधान में 6 मूल अधिकार हैं। 6 मूल अधिकार हैं।
मूल अधिकार का वर्गीकरण। हमारे संविधान में 6 मूल अधिकार हैं, जिससे बस अब ध्यान दीजिए। समानता का अधिकार, हाँ, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। अच्छा, ये क्या बात सही है कि जो है लड़कियां बिना बातों के नहीं रह पाती हैं? ये बात सही है क्या? है? अच्छा, हमको लगा साथ सही है। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, नहीं 1 2 3 4 5, ये तो हेडिंग है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। देखिए, अगर पूछा जाता है एग्जाम में कि मूल अधिकारों के कितने प्रकार हैं, ओके, ये 6 प्रकार हैं। इंग्लिश में दे आर 6 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स। हाँ, अभी बताएंगे। समानता का, देखिए सुनिए, अभी हम लिखाएंगे, अभी लिखिए नहीं, अभी समझिए। अभी ये जो है अब समझने का सेशन चल रहा है। पहले चीजें समझाई जाएंगी, फिर उसको अपने तरीके से लिखाई जाएंगी, ठीक? तो अभी समझने का सेशन है, अभी सिर्फ समझने पर आपको ध्यान रखना है। अपना आराम से कॉपी पेन रख दीजिए, बस अभी पहले कहानी सुनो, क्योंकि यहाँ पहले कहानी सुनाई जाती है, ठीक? और उसके बाद जो है फिर लेखन कार्य किया जाता है। दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती, और जो होती है तो अच्छी नहीं होती है। समानता का अधिकार माने राइट टू इक्वलिटी, स्वतंत्रता का अधिकार राइट टू लिबर्टी या राइट टू फ्रीडम, शोषण के विरुद्ध अधिकार राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार राइट ऑफ रिलीजियस फ्रीडम, ठीक? राइट ऑफ इंडिविजुअल टू रिलीजियस फ्रीडम, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसको संवैधानिक निराकरण का अधिकार भी कहते हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं। क्या है? अरे अभी तो लंबा चलेगा डिटेल, अभी तो बस इनके नाम बताए हैं कि कुल मिला के आज एट प्रेजेंट भारत के संविधान जो है हमको 6 प्रकार के मूल अधिकार देता है। ये पूछा जाता है कि संविधान में हमें कितने प्रकार के मूल अधिकार दिए गए हैं, तो 6 प्रकार के। लेकिन जब संविधान लागू किया गया था, जो ओरिजिनल टेक्स्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन था, तो वहां पर 6 अधिकार नहीं थे, तो वहां पर 7 अधिकार थे। एक अधिकार था जो है, यहां पर एक सांस्कृतिक बाद, यहां पर एक और अधिकार था, वो अधिकार था संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, ठीक? ये था अनुच्छेद 31, और ये है अनुच्छेद 32। जो ये अधिकार था, ये अधिकार जो है क्या किया गया? डिलीट कर दिया गया, डिलीटेड। 44वां संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटा दिया गया, और इसको संविधान का भाग 12, जहां पर वित्त के बारे में बताया गया है, संपत्ति के बारे में बताया गया है, संविधान के 12 में उठाकर इसको रख दिया गया।
अनुच्छेद, वहां पर एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, वहां पर एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया, अनुच्छेद 300 का, और वहां पर जो है इसको रख दिया गया। अर्थात आज संपत्ति का अधिकार अब हमारा मूल अधिकार नहीं है, अधिकार तो आज भी है, मूल अधिकार नहीं है, अब ये एक लीगल राइट हो गया है। देखिए जो मूल अधिकार होता है, हमने बताया था मूल अधिकार इसलिए मूल होते हैं कि संसद उनको साधारण कानून से कंट्रोल नहीं कर सकती। दे कैन नॉट बी रेगुलेटेड बाय ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द पार्लियामेंट। मूल अधिकार को संसद सामान्य कानून से कम करना, घटाना, बढ़ाना नहीं कर सकती। इसके लिए संविधान संशोधन की जरूरत पड़ती है। तो मूल अधिकार में कोई भी परिवर्तन करना है एक जटिल प्रक्रिया है, संविधान का संशोधन करना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई लीगल राइट है तो उसमें संसद सामान्य कानून से संशोधन कर सकती है। तो इसको यहां पर पहले संविधान का संशोधन किया गया विशेष बहुमत से, और यहां से उठाते उसको अब हमने भाग 12 में एक लीगल राइट, एक विधिक अधिकार बना दिया। अर्थात अब संपत्ति के अधिकार में सरकार अपनी सुविधा से साधारण कानून बना के कोई भी फेरबदल कर सकती है और उसको जटिल प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा। तो यहां से प्रश्न बनते हैं, छोटी बड़ी हर परीक्षाएं बनते हैं कि भारत में के संविधान में कितने प्रकार के मूल अधिकार दिए गए हैं? 6 प्रकार के। कौन से मूल अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटा दिया गया है? संपत्ति का अधिकार। किस संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया है? 44वां संविधान संशोधन, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को यहां से हटा दिया गया। कहां रखा गया? भाग 12 में। भाग 3 जो मूल अधिकार से संबंधित है, भाग 3 से उठाया गया और इसको भाग 12 में रख दिया गया। किस अनुच्छेद में रखा गया? 300A में। ठीक, लिख लीजिए। अब लिखिए, वर्तमान में भारतीय संविधान में 6 प्रकार के, वर्तमान में भारतीय संविधान में 6 प्रकार के मूल अधिकार, अच्छा आ गए, 6 प्रकार के मूल अधिकार दिए गए हैं। ठीक, जो निम्नलिखित हैं, नंबर 1 समानता का अधिकार। एग्जाम में बस कभी कभी पूछा जाता है समानता का अधिकार किस किस अनुच्छेद के बीच में है। ठीक है, अभी हम सब लिखा रहे हैं समानता का अधिकार। ब्रैकेट में लिखिए अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18। ब्रैकेट में आपको लिखना है आर्टिकल 14 से 18 समानता का अधिकार। एग्जाम में बस इतना पूछा जाता है कि समानता का अधिकार किस से किस अनुच्छेद तक है, तो अनुच्छेद 14 से 18। ठीक, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, ये किस आर्टिकल में है? अनुच्छेद 19 से 22। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22। ठीक, नेक्स्ट है, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये आर्टिकल है, यहां से 2 आर्टिकल है, 23 और 24। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24। ठीक, नेक्स्ट है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यहां पर अनुच्छेद है आर्टिकल 25 से 28, माने 25, 26, 27, 28। ठीक, और नेक्स्ट है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, जिसका आर्टिकल है 29 और 30। ठीक, अगला लिखिए, ये लिख लीजिए संपत्ति का अधिकार, अनुच्छेद 31। लिखिए इसको, संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31। उसके बाद इसको पूरा काटिएगा और काट के लिख लीजिएगा डिलीटेड। अगला लिखिए संपत्ति का अधिकार, इसमें नंबर ना डालना कि नंबर कौन सा है,
तो 1 2 3 4 5 तक लिखिए, यहां पर 6 ना लिखिएगा, यहां लिखिए संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 31, इसको काट दीजिए ऐसे लाइन से। अब क्योंकि मोबाइल कल्चर है, आप लोग डिलीट का खूब अच्छे से समझते हैं, इसलिए अंग्रेजी में लिख लीजिए डिलीटेड, डिलीटेड। संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31, और इसको काट के लिखिए डिलीटेड, और लिखिए 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन 1978, इसी के आगे, इसी आगे लिखिए डिलीटेड के बाद इसी के आगे लिखिए 44वां संविधान संशोधन कॉमा 1978, 44वां संविधान संशोधन कॉमा 1978, ठीक है। यहां पर नंबरिंग नहीं डालेंगे, 1 2 3 4 5, और ये छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, ठीक, देखिए पहला चेंज करके लिखिए, पहला चेंज करके लिखिए, हाँ हाँ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, REMEDIES, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसको संवैधानिक, हिंदी में संवैधानिक निराकरण का अधिकार भी कहते हैं। परीक्षा में आपको संवैधानिक उपचार भी मिल सकता है और परीक्षा में आपको संवैधानिक निराकरण भी मिल सकता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक निराकरण का अधिकार, ठीक। अब प्रोडक्ट चेंज करके लिखिए, मूल संविधान में माने जब संविधान लागू किया गया था, बाद तो अमेंडेड हो गया, मूल संविधान में मूल अधिकारों की संख्या, मूल अधिकारों के प्रकार 7 थे। मूल संविधान में मूल अधिकारों के प्रकार 7 थे, परंतु 44वां संविधान संशोधन 1978, परंतु 44वां संविधान संशोधन 1978, परंतु 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से ब्रैकेट में भाग 3, मूल अधिकार की सूची से ब्रैकेट में भाग 3, माने हमारे जो मूल अधिकार है भाग 3 में है ना, मूल अधिकारों की सूची से ब्रैकेट में भाग 3 से हटाकर मूल अधिकारों की सूची से हटाकर अब भाग 12 में अंतः स्थापित किया गया, अंतः माने इंसर्टेड, अंतः स्थापित किया गया अनुच्छेद है 300 का, अनुच्छेद है 300 का। अनुच्छेद क्या है, देखिए 300 का आप कैसे लिखेंगे इसको भी समझ लीजिए। देखिए अगर अंग्रेजी में लिख रहे हैं तो अंग्रेजी में लिखेंगे 300 ए, कैपिटल ए। जब भी कोई संशोधन करके कोई चीज जोड़ी जाती है तो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। 300 अनुच्छेद पहले से था, एक नया अनुच्छेद संशोधन करके हमने जोड़ा है तो हम कैपिटल में लिखेंगे और कभी भी इसको ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे, ठीक। हिंदी में लिखना है तो हिंदी में भी आप ऐसे लिखोगे 300 का। अगर आपने ब्रैकेट लगा दिया तो ये अर्थ हो जाएगा ये 300 का ही एक खंड है, तब ये अर्थ हो जाएगा। और अगर ब्रैकेट नहीं लगाया तो माने ये 300 का पार्ट नहीं है, ये 300 स्वतंत्र एक नया अनुच्छेद है। जब हम कहते हैं 300 का या 300 ए तो इसका अर्थ यह है कि 300 जो अनुच्छेद है उससे भिन्न, उससे पृथक ये एक नया अनुच्छेद है, ये उसका पार्ट नहीं है। लेकिन अगर आपने ब्रैकेट लगा दिया
तो इसका अर्थ ये हो जाएगा अनुच्छेद 300 का ही एक ये हिस्सा है। यह अलग से संविधान संशोधन करके एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया है जिसका अनुच्छेद 300 से लेना देना नहीं है। ठीक, लिखिए, थोड़ा थोड़ा लिख लीजिए, बस करें, चलो ठीक है। क्यों बंद करेंगे? अब यहाँ दूसरा खड़ा होने वाला है। अच्छा अच्छा, कहाँ कहाँ बंद करो।